आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स में पेपर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 15। पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक्स अक्ष के अनुदिश नियत विभव v=0 के अंतर्गत L लंबाई में गतिमान है। ठीक है, एक्स अक्ष के अनुदिश क्या लिखा है? एक्स अक्ष के अनुदिश नियत विभव v=0 के अंतर्गत L लंबाई में गतिमान है। इसके लिए श्रोडिंगर समीकरण लिखिए तथा इसका हल ज्ञात कीजिए। आपको श्रोडिंगर समीकरण लिखना है और इसका हल भी ज्ञात करना है। आगे लिखता है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का आइगन मान भी ज्ञात कीजिए। चलिए इसका आंसर हम स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ मिल गए हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन एक्स अक्ष के अनुदिश नियत विभव v=0 के अंतर्गत लंबाई L में गतिमान है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, ये हमारा एक्स अक्ष हुआ। इस एक्स अक्ष के अनुदिश v=0 से L लंबाई में बढ़ रहा है। L लंबाई यहाँ तक, L लंबाई ले लेते हैं। चलो, ये यहाँ x=0 है, यहाँ x=L है। L लंबाई तक बोला है ना, तो 0 से L एक्स अक्ष के अनुदिश, इसके अनुदिश ये। ठीक है, एक्स अक्ष के अनुदिश लंबाई L में गतिमान है। लंबाई L, यहाँ से यहाँ तक लंबाई L हुआ, L लंबाई हुआ, इसमें गतिमान है बोल रहा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो विभव है वो क्या होगा? v=0। v क्या लिखा है? 0। यहाँ पर विभव कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पर ये हमारा एक्स अक्ष है, तो x v एक इस पॉइंट पर x=0 पर, x=0 पर मतलब ये जो लाइन 0 से L तक का जो लाइन है, यहाँ हमारा विभव 0 है। मतलब यहाँ पर विभव हम 0 लेंगे, v की वैल्यू 0 लेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगा, मतलब s की वैल्यू अगर हम निगेटिव लें या L से ज़्यादा लें, उस केस में हम लेंगे कि हमारा जो विभव वो इनफाइनाइट है। ऐसा हम मान के चलेंगे। मैं ये कह रहा हूँ v=0 लिखा हुआ है। v=0 मतलब यहाँ से यहाँ तक जो विभव है वो 0 है। ठीक है, v=0 के अंतर्गत L लंबाई में गतिमान है। मतलब यहाँ से यहाँ तक विभव 0 है। ठीक है, इस यहाँ से यहाँ तक L लंबाई हुआ, L लंबाई पर जो विभव है वो 0 है। ठीक है, विभव को अगर मैं Vx नाम दूँ तो इस लंबाई के लिए Vs का वैल्यू जो है 0 है। विभव 0 है इस लंबाई में। लेकिन इसके पहले, मतलब s के पहले निगेटिव वैल्यूज या L के बाद इधर जो है हमारा जो विभव है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, जैसे इनफाइनाइट विभवांतर है। चलिए, ये जो Vs का जो वैल्यू है, ये Vs का जो वैल्यू है ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। यहाँ Vs की वैल्यू जो है इन्फिनिटी है। कब? जब हम इधर बात कर रहे हैं, ये Vs का वैल्यू इधर मिलेगा, ये Vx को बनाता आ रहा है। ठीक है, या L से ज़्यादा, L से ज़्यादा में भी Vs की वैल्यू जो है इन्फिनिटी है। इधर x=0 और कम, मतलब x अगर निगेटिव है उस केस के लिए, और इधर भी Vx की वैल्यू इन्फिनिटी है। ठीक है, इसी लाइन पर जो विभव है वो 0 है। क्वेश्चन लिखा है v=0 के अंतर्गत, v=0 के अंतर्गत, तो ये v=0 है ना, v=0 के अंतर्गत L लंबाई में गतिमान है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है? L है। तो ये जो Vx है, ये Vx को नोट करा है। ये इन्फिनिटी कब है? जब s की वैल्यू 0 है या 0 से छोटा है ना, या L से बड़ा है, तब इसका वैल्यू इन्फिनिटी है। ऐसा हम एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। अगर नहीं समझ में आ गया तो एक बार मैं और रिपीट करूँगा इसको। सबसे पहले मैं इसका आंसर स्टार्ट करता हूँ। तो लिखिए, माना m द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन m द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश, m द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन x अक्ष के अनुदिश L लंबाई के एक विमी बॉक्स के अंदर है। एक विमी बॉक्स के अंदर है। ठीक है, हमने मान लिया है
माना m द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन x अक्ष के अनुदिश l लंबाई की एक विमी बॉक्स है l लंबाई का, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, x अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है। ठीक है, ये हमारा x अक्ष है, इस x अक्ष के अनुदिश वो गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन, एक विमी बॉक्स है, एक विमी बॉक्स के अनुदिश के अंदर है। ठीक है, मैंने माना m द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन x अक्ष के अनुदिश l लंबाई के एक विमी बॉक्स के अंदर है। ठीक है, आगे लिखते हैं बॉक्स की दीवारों बॉक्स को दीवारों x = 0 तथा x = L, x = 0 था x = L पर दीवारों पर, मतलब x = 0 और x = L, ये स्मॉल x लिख दो ऐसे, x = 0 तथा x = L पर बॉक्स की दीवारों x = 0 था x = L पर जो विभव है वो अनंत हम ले रहे हैं इसके दीवारों पर। ये दीवार है, बॉक्स की दीवार x = 0 x = L पर विभव जो है अनंत है, हम मान लेते हैं बॉक्स की दीवारों x = 0 था x = L पर विभव अनंत है। ठीक है, अनंत पर विभव अनंत है। चलिए, एवं बॉक्स की दीवारों को छोड़कर बॉक्स की दीवारों को छोड़कर बॉक्स की दीवारों को छोड़कर अन्य स्थानों पर बॉक्स की दीवारों को छोड़कर अन्य स्थानों पर विभव शून्य है। तो मैंने क्या क्या बोला एक बार फिर समझाया तो आपको। मैंने लिखा है माना m द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन x अक्ष के अनुदिश l लंबाई के एक विमी बॉक्स के अंदर है, एक विमी बॉक्स इसके अंदर है। हम बोल रहे हैं बॉक्स की दीवारों, दो दीवार है, ये है x = 0, दूसरा x = L, ये x = 0 है, x = L है। तो बॉक्स की दीवारों x = 0 तथा x = L पर विभव अनंत है, यहाँ पर जो विभव है वो अनंत है। एवं बॉक्स की दीवारों को छोड़कर अन्य स्थानों पर विभव शून्य है, दीवारों को छोड़ को अन्य जो बीच में विभव है वो शून्य है। यहाँ पर जो बीच में Vs की वैल्यू जो है ये 0 है। ठीक है, और दीवारों पर जो है विभव अनंत है। चलिए, यहाँ तक हमने मान लिया। इसे गणितीय रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। इसे लिखो, आगे लिखो, इसे गणितीय रूप में निम्नानुसार व्यक्त किया जाता है। गणितीय रूप में इसे इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। देखो, हम बोल रहे हैं कि Vx = 0 है कब, यदि s की वैल्यू जो है 0 और L के बीच है तब, और Vx = इन्फिनिटी है यदि s की वैल्यू जो है 0 से छोटा है तथा s की वैल्यू जो है L से बड़ा है। उस केस में हमारा जो विभवांतर है वो इन्फिनिटी है। ठीक है, इस प्रकार। अब आप लोगों को श्रोडिंगर समीकरण बताऊंगा। श्रोडिंगर समीकरण यहाँ पे बताना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसके लिए श्रोडिंगर समीकरण लिखिए, तो श्रोडिंगर समीकरण क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखो, आगे लिखिए। बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन के लिए लिखिए, बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर समीकरण निम्नानुसार दिया जाता है। बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर समीकरण निम्नानुसार दिया जाता है। याद रखना, ये होता है d² dx² प्लस 2m/h²
2m/h² E साइन इज इक्वल टू 0। यहाँ पर E जो है ऊर्जा है ना, तो याद रखना बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर समीकरण निम्नानुसार दिया जाता है। इसे आप याद रखना, इसे इक्वेशन नंबर 1 ये कहलाता है श्रोडिंगर समीकरण, इसको याद रखना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इस समीकरण को हल भी करना है। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसके लिए श्रोडिंगर समीकरण लिखिए, ये तो हमने लिख दिया, इसको याद रखना है आपको। ये श्रोडिंगर समीकरण है तथा इसका हल ज्ञात कीजिए, चलिए इसका हल हम ज्ञात करते हैं। इसको आप इस प्रकार से लिखोगे, देखो इसको आप लिख लोगे d² साइन प्लस 2me/h² साइन इक्वल टू 0। मैं आप सब बच्चों को बताता हूँ, d का मतलब d/dx होता है, कैपिटल D का मतलब होता है d/dx। यहाँ d²/dx² है, इसको d² लिखेंगे तो ये हो जाएगा d² प्लस 2me/h² साइन इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से आएगा। इसको और अच्छे से लिखोगे d² प्लस, यहाँ पे देखो d² प्लस यहाँ पर 2me/h² को नया नाम हमने k² नाम दिया, चलो k² साइन इक्वल टू 0, जहाँ पर k जो है ये है k² है 2me/h²। याद रखना k² हमने इसको मान लिया है, इसको हमने k² मान लिया है। अब इसका सहायक समीकरण मैं आपको बताता हूँ, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। लिखिए इसका सहायक समीकरण है। इसका सहायक समीकरण होता है m² प्लस k² इज इक्वल टू 0। बस d की जगह m लिख दो, ये इसका सहायक समीकरण कहलाता है। यहाँ से m का वैल्यू मिलेगा, m² इज इक्वल टू माइनस k² हो गया, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस √-k²। तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस k i आ जाएगा। याद रखना i का वैल्यू √-1 होता है ना, √-1 होता है i। तो m इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस k i। देयरफॉर इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, देखो प्लस माइनस के आई के फॉर्म में, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का क्या होगा याद रखना हमेशा। इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा c1 e⁻k i प्लस c1 e⁻k i प्लस c2 e⁻−k i। या तो आप ऐसे लिख लीजिए, अगर इस फॉर्म में नहीं लिखना चाहते तो एक और तरीका है। अगर ये फॉर्म अगर नहीं लिखना चाहते, साइन और कास में लिख दीजिए। इसका जो CF है आप ऐसे लिखिए, यह आ जाएगा c1 cos k i cos kx प्लस c2 sin kx। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखिए कास साइड में। अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो आप ई की पावर में भी लिख सकते हो। ठीक है, CF ऐसा अगर लिखना चाहते हो ऐसे लिख लीजिए। अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते आप तो ई की पावर में ऐसे लिखते हैं। देखो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा CF, ये आएगा c1 e⁻k ix प्लस c2 e⁻−k ix। ये भी चलेगा, वो भी चलेगा, दोनों चलेगा। यहाँ c1 c2 दोनों कांस्टेंट है। तो m की वैल्यू पर डिपेंड करता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। m की दो वैल्यू है k i और माइनस k i, है ना। यहाँ पर m की दो वैल्यू आया, k i आया और माइनस k i आया। तो e की पावर में इसको लिखेंगे c1 e⁻k ix प्लस c2 e⁻−k ix। अगर आप e की पावर में नहीं लिखना चाहते तो कास साइन में भी लिख सकते हो CF की वैल्यू। और इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल, CF को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 आएगा क्योंकि राइट साइड 0 है। अगर राइट साइड 0 है तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 आएगा। तो CF निकालना आप लोगों को BSc फर्स्ट ईयर में हमने बताया था, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बहुत इजी है। CF की जो वैल्यू है m पर डिपेंड होता है। अगर m की वैल्यू 2 और 3 रहता तो यहाँ 2 और 3 आ जाता। मान लो m की वैल्यू, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, सपोज मान लो m की वैल्यू है 2 और 7 है, तो CF हमारा आ जाएगा c1 e⁻2x प्लस c2 e⁻7x आ जाएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में m आया था प्लस माइनस k i, मतलब m के दो वैल्यू आए थे, k i और माइनस k i। इस प्रकार से m के वैल्यू आया है। तो CF हमारा होगा c1 e⁻k i
प्लस C2 ई की पावर माइनस के आई, ये ठीक है। तो m की वैल्यू पर डिपेंड करता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, CF को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, हिंदी में इसको कहते हैं पूरक फलन। ये पूरा डिपेंड करता है m के मान पर, ठीक है। m के अगर मान लो बताइए, मान लो m को 2 और 3 आया था, तो CF क्या होता, CF आता C1 ई की पावर 2x प्लस C2 ई की पावर 3x, यहाँ 2 आ जाता है, यहाँ 3 आ जाता है, ठीक है। तो m के वैल्यू पर डिपेंड करता है CF। अब PI पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होता है वो राइट साइड को देखकर अपन डिसाइड करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ राइट हैंड साइड 0 है, राइट हैंड साइड 0 है, तो PI जो है वो 0 होगा, एंड इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है PI ये 0 होगा। और मैं आपको बताता हूँ, अतः जो वैल्यू होता है इसका सोल्यूशन होता है साइन इक्वल होता है CF प्लस PI, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो साइन हमारा आएगा, CF की वैल्यू है C1 ई की पावर के आई एक्स प्लस C2 ई की पावर माइनस के आई एक्स, ठीक है। और PI तो हमारा 0 है, PI की वैल्यू क्या था, 0 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं साइन इक्वल टू आएगा C1 ई की पावर के आई एक्स प्लस C2 ई की पावर माइनस के आई एक्स। तो ये श्रोडिंगर समीकरण का हल है, लेकिन हमें C1 और C2 की वैल्यू निकालना पड़ेगा, C1 और C2 का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कैसे हम सॉल्व करते हैं, ये देखिए, ये श्रोडिंगर समीकरण आपको याद रखना है, इस समीकरण को याद रखना है। इसे आप लिख सकते हो डी स्क्वायर साइन, इसको डी का मतलब d/dx होता है, ऐसे लिख देंगे। इन दोनों में साइन कॉमन है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। अब यहाँ पर आप देखिए, इसको मैंने नया नाम के स्क्वायर दे दिया, के स्क्वायर इक्वल टू है 2me/h²। यहाँ से अगर के की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 2me/h² आएगा ना, के स्क्वायर की वैल्यू 2me, इसको हमने के स्क्वायर नाम दिया। अब हम इसका सहायक समीकरण बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो डी की जगह m लिख दीजिए, तो इसका सहायक समीकरण ये आ जाएगा m² प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0, इसे डी की जगह m लिख दो बस। अब m की वैल्यू निकाल लीजिए, m की वैल्यू जो भी आया उसके हिसाब से आप CF निकाल लोगे। तो इसमें CF आएगा, m की 2 वैल्यू है KI और माइनस KI, तो CF आएगा C1 ई की पावर KIX प्लस C2 ई की पावर माइनस KIX। अब ये जो साइन है, ये साइन इक्वल टू होता है CF प्लस PI 0 होगा क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है, तो PI की वैल्यू हमने 0 लिखा। अब CF और PI को ऐड कर दिया तो हमें एक सोल्यूशन मिल गया है ये। अब इस C1 C2 की वैल्यू निकालना बाकी है, ठीक है। देखो, इसके लिए बाउंड्री कंडीशन में बात करेंगे। बाउंड्री हमारे 2 बाउंड्री है, x तो है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू L। डायग्राम आप देखिए, 2 बाउंड्री आपको दिख रहा है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू L। इन दोनों बाउंड्री कंडीशन को लेकर हम इस C1 और C2 को वैल्यू निकालेंगे। तो पहला कंडीशन लेते हैं, जब x इक्वल टू 0 तब साइन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से साइन को 0 रख देंगे, s को 0 रख देंगे। अतः समीकरण 2 से तो यह जाएगा 0 इक्वल टू C1 ई की पावर 0 प्लस C2 ई की पावर 0। यहाँ से 0 इक्वल टू आएगा C1 प्लस C2 ई की पावर 0 1 होता है, ई टू द पावर 0 1 होता है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा C2 इक्वल टू माइनस C1, ठीक है। चलिए, अब दूसरा कंडीशन में आता है। दूसरा बाउंड्री हमारा x इक्वल टू L है, x इक्वल टू L, यहाँ भी साइन 0 है, x इक्वल टू L में बाउंड्री पॉइंट है ना, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू L दोनों बाउंड्री पॉइंट है, बाउंड्री पॉइंट पर साइन की वैल्यू 0 है। अतः समीकरण 2 से, समीकरण 2 ये आप देख लीजिए, ये समीकरण 2 आपको दिख रहा है। यहाँ पर साइन की वैल्यू 0 रखेंगे, s की वैल्यू L रखेंगे, x इक्वल टू L रखेंगे, तो 0 इक्वल टू आएगा C1 ई की पावर KIL प्लस C2 ई की पावर माइनस KIL। ये देख लीजिए आप, हमने s की जगह L रख दिया है और साइन की वैल्यू 0 रख दिया है, इस कंडीशन को अप्लाई किया है। तो ये आ जाएगा आपका 0 इक्वल टू, इधर देखो C2 की वैल्यू जो है माइनस C1 है, आपको पता है C2 की वैल्यू माइनस C1 है, या C1 की वैल्यू माइनस C2 आप लिख सकते हो। तो C2 की वैल्यू माइनस C1 लिख देंगे, C1 ई की पावर KIL माइनस C1 ई की पावर माइनस KIL, C2 की जगह माइनस C1 लिख दिए, ठीक है। C2 की वैल्यू माइनस C1 हम निकाल चुके हैं, रख दिए, ये यहाँ निकला था, ये C2 इक्वल टू माइनस C1 रख दिए। तो ये आ जाएगा C1 कॉमन आ जाएगा, ई की पावर
के आई एल माइनस e की पावर माइनस के आई एल इज इक्वल टू 0 आ जाए, इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो केसेस हो सकती है, या तो C1 0 हो या तो A टर्म 0 हो, है ना। इसका वैल्यू क्या होता है बता देते हैं। इसका वैल्यू होता है 2 साइन के एल होगा। इसका जो होगा 2 साइन के एल इज इक्वल टू 0। यहाँ से यहाँ कैसे आया मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, आप लोगों को पता होगा फार्मूला, फिर भी एक बार बता देते हैं। देखो e⁻i थीटा होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, याद रखना। e⁻i थीटा होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और e⁻i थीटा होता है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो 2i साइन थीटा आएगा, हाँ 2i आएगा, सॉरी 2i है ना। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे ना, e⁻i थीटा और e⁻ माइनस आई थीटा, मैं ये बता रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना। e⁻i थीटा माइनस e⁻ माइनस आई थीटा करेंगे ना तो 2i साइन थीटा आता है। अब यहाँ पे थीटा की जगह हमारे पास के एल है, तो e⁻i के एल माइनस e⁻ माइनस आई के एल, इसके लिए आ जाएगा 2i साइन के एल आ जाएगा। ठीक है। थीटा की जगह के लिख दिए, यहाँ पे के एल है, देखो थीटा की जगह के एल है ना, e⁻i के एल है, e⁻ माइनस आई के एल है ये। तो इस फार्मूले को याद रखो, इससे ये इन दोनों को माइनस करने से ना, इन दोनों को माइनस करने से cos थीटा कट जाएगा, 2i साइन थीटा आता है, तो इसलिए ये आया। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम आ रहे हैं, ये आ जाएगा 2i c1 साइन के एल इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2i c1 साइन के एल। तो यहाँ से या तो c1 0 होगा, या तो c1 0 होगा, या तो साइन के एल 0 होगा, या तो c1 को 2i तो कट जाएगा, c1 साइन के एल इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे या तो c1 0 होगा तो साइन के एल 0 होगा। यदि c1 0 नहीं है, यदि c1 0 नहीं है तो c1 0 से कट जाएगा, तो साइन के एल इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। कब आएगा, है ना, यदि c1 के लिए 0 नहीं है तो साइन के एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो साइन के एल इज इक्वल टू 0, साइन n पाई के लिए 0 होता है, याद रखना, साइन n पाई 0 होता है। जहाँ पर n के लिए 1 2 3 4 आप रख सकते हैं, जहाँ n के लिए 1 2 3 4 जो रखना रख लीजिए, साइन n पाई हमेशा 0 होता है। तो के एल इज इक्वल टू आ जाएगा n पाई। तो यहाँ से हमें k का वैल्यू मिल जाएगा n पाई बाई एल, के वैल्यू क्या मिल जाएगा, n पाई बाई एल। ये के वैल्यू हम रख देंगे, कहाँ रखेंगे, वो जो इक्वेशन नंबर 2 जो है इसमें, ये इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। के वैल्यू क्या रखेंगे, n पाई बाई एल रख देंगे यहाँ। ठीक है, इसे आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण 2 से लिखो, अब समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हमारा है साइन इक्वल टू c1 e की पावर के आई एक्स प्लस c2 e की पावर माइनस के आई एक्स। तो ये आ जाएगा c1, पता है c2 इक्वल टू माइनस c1 आया था, c2 इक्वल टू क्या आया था, माइनस c1, है ना। और के वैल्यू आया हमारा n पाई बाई एल, e की पावर आ जाएगा n पाई बाई एल आई एक्स माइनस c1 e की पावर माइनस n पाई बाई एल आई एक्स। के की वैल्यू आया है n पाई बाई एल, अभी हमने निकाला, देखो के वैल्यू आया है n पाई बाई एल, और c2 इक्वल टू माइनस c1 आया था, ये भी हमने निकाला, देखिए c2 इक्वल टू निकाला था माइनस c1, ये भी हमने रखा है यहाँ। तो साइन इक्वल टू आ जाएगा c1, और e की पावर देखो, e की पावर क्या आया, e की पावर में आप देखो यहाँ पर है n पाई बाई एल आई एक्स और माइनस e की पावर, तो c1 दोनों में कॉमन है, e की पावर n पाई बाई एल आई एक्स और माइनस e की पावर माइनस n पाई बाई एल आई एक्स। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए c1, इसका फार्मूला बताइए, वो थोड़ा पहले हमने बताया था, आपको फिर से दिखाया था। ये देखिए e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा होता है 2i साइन थीटा होता है,
स्क्वायर। यहाँ थीटा के प्लेस पे एन पाई बाई एल एक्स है, तो हो जाएगा 2i साइन एन पाई बाई एल एक्स, है ना। मैं यहाँ पे फार्मूला फिर से बता देता हूँ, याद रखना। e टू द पावर आई थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आई थीटा, ये होता है 2i साइन थीटा। अब देखो थीटा प्लेस पे क्या है, ऊपर थीटा प्लेस पे है एन पाई बाई एल एक्स है ना। इस फार्मूले को याद रखना है। तो साइन इक्वल टू आ जाएगा 2c1 साइन एन पाई बाई एल एक्स। ठीक है, आप चाहो तो इस C1 को नया कांस्टेंट दूसरा नाम दे सकते हो, कैपिटल ए हम नाम देते हैं C1 को, तो यह आ जाएगा साइन इक्वल टू आ जाएगा 2a साइन एन पाई बाई एल एक्स, है ना। जहाँ हमने C1 को नया नाम ए दे दिया है कांस्टेंट। तो ये कहलाता है सोल्यूशन ऑफ लेजेंड्रेस इक्वेशन। तो आप ये कहलाता है श्रोडिंगर समीकरण का हल। ये श्रोडिंगर समीकरण का एक हल कहलाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, श्रोडिंगर समीकरण का हल। अब इस ए का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। ये हमारा C1 था, इस ए का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू निकालने के लिए मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताता हूँ। चलिए, ये इक्वेशन नंबर हमने दे दिया, इक्वेशन नंबर ये है 4। ये जो C1 है उसी को हमने ए नाम दिया है। इस ए का वैल्यू भी निकालना आपको सिखाते हैं, जो कांस्टेंट ए है इसका वैल्यू भी निकल जाएगा। ये देखो हमारे पास एक फार्मूला है, इस फार्मूला को आप याद रखना, है ना। इंटीग्रेशन 0 टू एल, हमारा 0 से एल तक था, है ना। और साइन स्टार डी एक्स, ये हमेशा 1 होता है। इसको हम प्रसामान्यीकरण कहते हैं, याद होगा। ये प्रसामान्यीकरण की शर्त है, ये आता है प्रसामान्यीकरण की शर्त से, लिख सकते हो। कहाँ से आए, प्रसामान्यीकरण की शर्त से, प्रसामान्यीकरण की शर्त से, प्रसामान्यीकरण की शर्त से आए। ठीक है, याद रखना इसको। और यहाँ पर साइन स्टार के लिए मॉड ऑफ साइन का होल स्क्वायर होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। 0 टू एल मॉड ऑफ साइन स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ये भी चलेगा। प्रसामान्यीकरण की शर्त है, ये कंडीशन आप याद रखें। तो यहाँ से हम जो है इस साई की वैल्यू पुट करेंगे और हम आंसर लाएंगे। ठीक है, और मॉड ऑफ साइन स्क्वायर को आप साइन स्क्वायर भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिखोगे चलेगा। ये साइन की वैल्यू आपको मिलेगा इस इक्वेशन नंबर 4 से। साइन की वैल्यू आपको मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 4 से, रख देते हैं। ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर। साइन की वैल्यू हमारे पास है 2a साइन 2 पाई बाई एल एक्स, है ना। चलो एन पाई बाई एल एक्स है, तो ये आ जाएगा 0 टू एल साइन स्क्वायर 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई बाई एल एक्स। ये तो मैंने इक्वेशन नंबर 4 से साइन की वैल्यू रखा है। साइन की वैल्यू है 2a साइन एन पाई बाई एल एक्स, ये हमारा साइन है। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई बाई एल एक्स आ जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4a स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर कर दिए। 0 टू एल, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 एन पाई बाई एल एक्स होल डिवाइड बाई 2। ये मैं आपको समझाऊंगा कैसे आया टी एक्स। चलिए, आप लोगों को फार्मूला पता होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपान 2। बस थीटा के प्लेस पे एन पाई बाई एल एक्स, एन पाई बाई एल, ये थीटा है हमारा, इस फार्मूला से। ये 2 भी कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 2 भी कांस्टेंट है, हम बाहर कर देंगे 2 को। तो इसको इस प्रकार से लिखिए, यह आ जाएगा 2a स्क्वायर 0 टू एल 1 माइनस कॉस 2n पाई बाई एल एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसका हम इंटीग्रेट करेंगे, इज इक्वल टू 1 है। तो 2a स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आएगा x माइनस कास का हो जाएगा साइन 2n पाई बाई एल एक्स
अपान 2n पाई बाई एल, और लिमिट आएगा 0 to l इक्वल टू, ये लीजिए। अब यहाँ पर पहले एस की वैल्यू हम रखते हैं एल, तो एल माइनस एस की जगह एल रखना है, तो साइन आ जाएगा 2n पाई अपान 2n पाई बाई एल, ये लीजिए। पहले हम एस की जगह क्या रखें, एल रख दी, यहाँ से एल एल कटेगा, माइनस अब एल की एक्स की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और साइन 0 भी 0 होता है, तो लोअर लिमिट रखने से 0 हो जाएगा। यहाँ पे साइन 2n पाई भी 0 होता है, साइन 2n पाई भी क्या होता है 0, तो 2a स्क्वायर एल माइनस 0 इज इक्वल टू 1, याद रखना साइन 2n पाई भी 0 होता है ये। तो यहाँ से 2a स्क्वायर एल इज इक्वल टू 1 आ गया। अब आपको a का वैल्यू मिल जाएगा 2a एल स्क्वायर, 2a स्क्वायर एल इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से a स्क्वायर आ जाएगा 1/12, तो a का वैल्यू हमें मिल जाएगा 1/√12। इस प्रकार से हमने a का वैल्यू निकाल लिया। ये इस a का वैल्यू हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अतः समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 है साइन इज इक्वल टू 2a साइन n पाई बाई एल एक्स। तो आपको a का वैल्यू रखना है, a का वैल्यू है 1/√2l साइन n पाई बाई एल एक्स, ये यहाँ पे 2 और √2 कटेगा, साइन इक्वल टू आएगा √2/l साइन n पाई बाई एल एक्स, है ना। 2 और √2 कटेगा तो ऊपर √2 आ जाएगा, इस प्रकार से। तो ये जो हमारा श्रोडिंगर समीकरण के हल कहलाएगा, इसे हम श्रोडिंगर समीकरण का हल कहते हैं। ठीक है, लिख लो इसे श्रोडिंगर समीकरण का हल कहते हैं। तो हमने श्रोडिंगर समीकरण का हल निकाल लिया, यहाँ साइन का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन थोड़ा सा बाकी है, इसमें एक चीज़ और बोला गया है क्वेश्चन में। इसमें लिखता है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का आइगन मान भी ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का आइगन मान भी ज्ञात कीजिए, वो भी हम निकाल लेते हैं। तो श्रोडिंगर समीकरण का हल आपने को बता दिया, हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं हेडिंग डाला हूँ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का आइगन मान मुझे निकालना है। देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों को 2 चीज़ें बताया है। एक तो मैंने के स्क्वायर को बताया था 2me/L। देखो के स्क्वायर मैंने बताया होगा, के स्क्वायर मैं आपको दिखाता हूँ के स्क्वायर में क्या बताया था। शुरुआत जब मैंने के डिफाइन किया था उस समय आपको याद होगा 2me/h², सॉरी 2me/h², के स्क्वायर था 2me/h², एल नहीं है सॉरी, h² बताया था 2me/h²। ठीक है, एंड के इज इक्वल टू और आप ध्यान करो के इज इक्वल टू और हमने क्या लाया है, तो आपको समझ में आया होगा के की वैल्यू हमने क्या लाया। के की वैल्यू लाया है इक्वेशन नंबर 3, आप देखिए इक्वेशन नंबर 3 में के की वैल्यू आया है n/L, n/L। तो यहाँ से के की वैल्यू आएगा √2me/h², और यहाँ पे के की वैल्यू है n/L। दोनों को इक्वेट कर दो, ये भी के ये भी के, √2me/h² इज इक्वल टू n/L, होल स्क्वायर कर दो, तो 2me/h² इज इक्वल टू n²π²/L², बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो ई का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से ई का वैल्यू आएगा, देखो ई का वैल्यू आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो n²π²h²/2mL²। इस प्रकार से आपको ई का वैल्यू मिल जाएगा। तो ई का वैल्यू क्या आएगा, n²π²h²/2mH²। ठीक है, तो ये हमारा आइगन मान। अब n के वैल्यू 1, n के वैल्यू 2, n के वैल्यू 3 रखकर हम आइगन मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लिखिए
यही इलेक्ट्रॉन के क्वेश्चन में जो बोला गया है, इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा का आइगन मान ज्ञात करें। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का आइगन मान, यही इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा का आइगन मान, यहाँ पे ये भी लिख देना, जहाँ n इक्वल टू 1 2 3 एंड so on, n इक्वल 1 2 3 पर रखते हैं, अलग अलग आइगन मान मिलेगा। आइगन मान ये इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा का आइगन मान के लिए सूत्र है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है।